Hello students, in the previous video we have discussed about various properties of charges, and now in this video we will study about various method of charging and solving some conceptual problems and numericals. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो किसी भी मैटर पे चार्ज क्रिएट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जैसे सबसे पहला मैंने नाम लिया था फ्रिक्शन, जिसको इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स फ्रिक्शन में मैंने वो जो आपको दिखाया था एक एक्सपेरिमेंट करके कि स्केल को बालों पे रगड़ा था तो उस पर चार्ज क्रिएट आ गया था। तो मीन्स दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर हम फ्रिक्शन करेंगे तो उन दोनों ऑब्जेक्ट पे क्या क्रिएट हो जाएगा, चार्ज, क्योंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक ग्लास रॉड है, यहाँ पे देखिए मैं लिख लिया ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को मैंने एक सिल्क के क्लॉथ के साथ फ्रिक्शन किया। तो जब आप फ्रिक्शन करोगे तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और ये जो सिल्क का क्लॉथ है स्टूडेंट्स ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो आपके बुक में ये एक टेबल दिया होगा, एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा टेबल, कि किसको किससे फ्रिक्शन करने से क्या आता है, मीन्स किस टाइप का चार्ज आता है, पॉजिटिव की नेगेटिव आता है। तो स्टूडेंट्स इसको आप देख लेना। सेकेंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो स्टूडेंट्स चार्जिंग बाय कंडक्शन में कुछ करना नहीं है आपको। सपोज आपको एक ऐसे अनचार्ज बॉडी दिया हुआ है और एक और बॉडी आपके पास है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये स्टूडेंट कंडक्टर है। तो कंडक्टर की खास बात होती है कि कंडक्टर में चार्ज मूव करता है। आप जानते होंगे कि कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है और इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करता है। तो कंडक्टर में स्टूडेंट्स कभी भी चार्ज जो है वो मटेरियल के अंदर नहीं होगा, हमेशा उसके सरफेस पे होगा ड्यू टू इंटरनल रिपल्सन। भाई चार्ज अगर बीच में होगा तो उनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो अब वो रिपल्सन कब तक लगता जाएगा स्टूडेंट्स, जब तक उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम ना हो जाए या उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो मिनिमम ना हो जाए। इसीलिए स्टूडेंट्स कंडक्टर में चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है, हालांकि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब भाई ये चार्ज जो है वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, इसीलिए ये फ्लो कर करके सरफेस पे चला जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक तो चार्ज बॉडी लिया, एक अनचार्ज बॉडी लिया। अब एक दूसरे को इसको टच कराएंगे। ऐसे मैंने दोनों को कांटेक्ट में लाया, दोनों बॉडी को। तो अब क्या होगा, तो फिर से यहाँ पे जो चार्ज थे वो चार्ज जो है वो फ्लो करने लगेंगे, और कब तक फ्लो करेंगे, जब तक कि पूरा चार्ज इस पूरे सिस्टम के सरफेस पे ना चला जाए। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स ऐसे हो जाता है, ये ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर टच करने के बाद इन दोनों बॉडी को सेपरेट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सेपरेट करोगे, ये देखिए आपने सेपरेट किया तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और इस पे भी पॉजिटिव। तो यहाँ देखा आपने स्टूडेंट्स, एक अनचार्ज बॉडी लिया और उसको इस चार्ज बॉडी की मदद से उसको टच करा के आपने उस पर चार्ज क्रिएट कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया हमारे पास, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अब किस पे कितना चार्ज क्रिएट होगा इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। सपोज एक बॉडी है Q1, कंडक्टिंग बॉडी है, और एक कंडक्टिंग बॉडी है Q2। इन दोनों को मैंने आपस में टच कराया, और टच करा के फिर से हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। यहाँ पे मैंने टच कराया और फिर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया।
तो सेपरेट करने के बाद स्टूडेंट्स इन दोनों बॉडी पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो जब आप इसको टच कराओगे तो पूरे सिस्टम का चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। और जैसे ही आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये चार्ज इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज आएगा स्टूडेंट्स 1/2 Q1 प्लस Q2 और इस पर भी आएगा 1/2 Q1 प्लस Q2। मीन्स आधा आधा चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट जो मेथड मैंने बताया था ये कंडक्शन मेथड है। अब डिस्कस करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये बिल्कुल कंडक्शन जैसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में स्टूडेंट्स क्या करना है आपको कि सपोज आपके पास एक अनचार्ज बॉडी है, आप उस अनचार्ज बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी को ले गए। आप मान लीजिए चार्ज बॉडी जो है या रॉड ही मान लीजिए, एक रॉड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज को आप इसके पास ले जाओगे अनचार्ज बॉडी के, तो इनके जो चार्ज है वो फ्लो करने लगेंगे, क्योंकि नेगेटिव जब चार्ज ले गए तो यहाँ पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव, और इस वाले एंड पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। भाई कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है। तो जब आप नेगेटिव ले गए हो तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक आपका मिसकॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स में, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा उस पर, कि हमेशा याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा। कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली में हुआ क्या स्टूडेंट्स कि जब आपने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लाया तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले एंड पे चले गए ड्यू टू रिपल्सन। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स दूसरे एंड पे चले गए, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाती है तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, अधिकता हो गई, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। नेगेटिव चार्ज ही मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे गए, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स आप इसको क्या करिए, ये जो इधर वाला एंड है इसको आप थोड़ी देर के लिए ग्राउंड कर दीजिए, और थोड़ी देर के लिए ग्राउंड करके और फिर ये ग्राउंड हटा लीजिए। तो स्टूडेंट्स ग्राउंड करने से क्या होगा कि इस एंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड में लगेंगे फ्लो करने। ये देखिए, इस वाले एंड के सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में फ्लो करने लगेंगे। तो और फिर अब जब आप ग्राउंड को हटाओगे तो क्या हुआ, आपने इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में डाल दिया, मीन्स आपने इसकी न्यूट्रलिटी को क्या किया, डिस्टर्ब किया। तो अब जब आप ग्राउंड हटाओगे, और ये अभी भी रॉड यहीं पे है, इसके पास, ये टच नहीं हम करा रहे हैं, बस इसके पास ले जा रहे हैं, ये रॉड पे नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव है ही है, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स वो चले गए ग्राउंड के अंदर। फिर जब आप इस रॉड को हटाओगे तो ये पूरा चार्ज, ये जो बॉडी है, जब आप इस रॉड को हटाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फिर से इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप या फिर कुछ चार्ज जो है हो सकता है नेगेटिव की वजह से अंदर ही रहे। ये देखिए ऐसे। तो आपने स्टूडेंट्स किया क्या कि इसके न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपने ग्राउंड में भेज दिया, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कमी हो गई, तो ये कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये बॉडी, इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए कि ये जो कंडक्शन वाला मेथड था उसी से थोड़ा मिलता जुलता है, बट कंडक्शन में हम क्या कर रहे थे, दोनों के बीच हम एक फिजिकल कनेक्शन दे रहे थे, फिजिकल कांटेक्ट दे रहे थे कंडक्शन में। बट इंडक्शन में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई दोनों में मीडियम नहीं है, दोनों के बीच में कोई फिजिकल मीडियम नहीं है, बस इसके हम पास ले जा रहे हैं और बाकी ग्राउंड का सहारा ले रहे हैं। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स कंडक्शन और इंडक्शन आपको समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए हैं आपके बुक में, हालांकि मैं भी करवाऊंगा। तो चलिए, ये तो था चार्जिंग के मेथड थे, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम पास मैं नहीं करूंगा।
अब सीधे सीधे आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। तो आपके एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल दिया है कि हाउ मच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया है। तो अब स्टूडेंट्स वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है, और H2O को हम बोलेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो आपको बोल रहा है कि एक कप वाटर में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ थोड़ा केमिस्ट्री का फंडा है। एक कप वाटर में, एक कप वाटर का जो अमाउंट होता है स्टूडेंट्स वो 25 ml या आप कह लीजिए 250 ग्राम के करीब होता है, 250 ग्राम होता है। तो अगर हम पता कर लें कि 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और H2O के एक मॉलिक्यूल्स में आप बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक मॉलिक्यूल्स में। तो देखिए हाइड्रोजन के पास 2 और ऑक्सीजन के पास 1, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा 10। तो एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम पता कर लें कि 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और उतने मॉलिक्यूल्स में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे H2O में, तभी तो ये न्यूट्रल है। तो ज़रा इसको निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पता होगा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि किसी भी सबस्टेंस के एक मोल में नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स, 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल H2O का मतलब हो गया, ये भी देखिए ना, इसका मॉलिकुलर वेट निकालिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का और 16 इसका हो जाएगा। भाई ऑक्सीजन 8 और 16 होता है ना, तो 16 इसका और 2 इसका, तो 18 ग्राम H2O में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हमें निकालना है 250 में, तो 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.023 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 और मल्टीप्लाइड बाई 250, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इन 250 ग्राम्स, कितने हो गए भाई, एक मॉलिक्यूल में 10 है, तो इतने में 250 में कितने हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, तो 6.023 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 × 250 × 10। भाई एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो इतना × 10। तो आप स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं ये कैलकुलेशन करके टाइम पास नहीं करवाऊंगा। और तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई मीन्स आपने n निकाल लिया। अब आपको चार्ज निकालना है, तो चार्ज का फार्मूला क्या होता है, Q = NE। तो n यहाँ से आपको पता चल गया है, और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19। तो इतना निगेटिव चार्ज इस पे हो जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इतने ही होंगे, तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज भी हो जाएगा। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। कुछ और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक बुक से ये न्यूमेरिकल लिया है, ये आपको दिख रहा है ना, हाँ। क्वेश्चन लिखा है कि अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड एक्वायर्स अ चार्ज 19.2 × 10⁻−19 कूलम। भाई ग्लास रॉड को सिल्क पे रब किया गया, फ्रिक्शन किया गया, तो इतना चार्ज ग्लास रॉड ने एक्वायर किया पॉजिटिव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय ग्लास रॉड। तो भाई चार्ज कितना आया ग्लास रॉड पे, 19.2 × 10⁻−19, और पॉजिटिव चार्ज आया। तो जाहिर सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज आया है ग्लास रॉड पे, अगर ये रॉड है इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। तो इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, कितना इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। तो अगर चार्ज इतना आया है पॉजिटिव चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है। तो आपको पता है Q = N × E, 19.2 × 10⁻−19
और ई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से एन देखिए 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई 19.2 डिवाइडेड बाई 1.6 आप करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, 12 इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड ने लॉस किया, लूज किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाई सिल्क। तो वेरी इजी भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज आया है ग्लास रॉड पे, भाई जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए हैं वही तो सिल्क रॉड पे गए हैं, तो सिल्क रॉड पे जो चार्ज आया वो नेगेटिव आया है, और जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ है उसने उतना ही गेन किया। मीन्स जितना चार्ज इस पे आया है रॉड पे पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव चार्ज आया है स्टूडेंट्स सिल्क पे। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर पूछ रहा है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। आप बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। तो यस भाई, अगर ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो अब कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है 12, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफ़र हुए हैं सिल्क में। तो सही बात है भाई, ट्रांसफ़र हुआ है तो कितना हुआ ज़रा ये निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रांसफ़र ऑफ मास कितना हो जाएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। हालांकि क्वेश्चन में आपको दिया है 9 दिया है, तो 9 ही यूज करते हैं, उसको 9 बना लेते हैं भाई। 9.1 होता है, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है वो हम वैल्यू रखेंगे। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हुआ, और कितना ट्रांसफ़र हुआ है 12। तो ये देखिए 12 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1.0108 आएगा। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1.08 इंटू 10 टू द पावर 229 kg मास का ट्रांसफ़र हुआ है। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपके बुक में, या फिर जो भी बुक आप इस्तेमाल कर रहे हो, एनसीईआरटी इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई रेफरेंस बुक इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस तरह का प्रॉब्लम दिया है ऑन द बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है, Q इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसमें थोड़ा बहुत हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, ये देखिए इसको पढ़िए, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ ये देखिए आखिरी में मैंने लिया है क्वेश्चन। बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट्स, पहले आप स्क्रीन को पॉज करके खुद ये क्वेश्चन पढ़िए और खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिए आप। तो चलिए, अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। बोल रहा है कि 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी हैं और तीनों आइडेंटिकल हैं, स्फेरिकल कंडक्टर हैं, और बोल रहा है कि ए और बी पे +3 माइक्रोकुलाम है, सी पे -6 मिलीकुलाम है, सॉरी मिलीकुलाम। और फिर बोला कि ए और सी को टच किया गया, फिर उनको अलग अलग कर दिया गया, फिर बी और सी को टच किया गया बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट। ए और सी को टच किया गया, फिर बी और सी को टच किया गया, फिर उसको किनारे कर एक दूसरे से अलग कर दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी नाउ हेल्ड नियर ईच अदर, ए और बी को एक पास ले गया जाए तो उसमें क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ अट्रैक्शन, रिपल्सन की नो इफेक्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए और सी को अगर पास पास ले जाया जाए तो क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान से दीजिएगा, ए बी और सी। ए पे चार्ज जो है वो 3 माइक्रोकुलाम है, +3 मिलीकुलाम, इस पे भी +3 मिलीकुलाम है, और इस पे -6 मिलीकुलाम है। क्वेश्चन में बोला कि स्टूडेंट्स ए और बी और सी को, नहीं सबसे पहले ए और सी को टच किया गया, तो ए और सी को टच कराइए। ये है ए और ये है सी। तो आप बताइए इस पे टोटल चार्ज कितना होगा जब ए और सी को आप टच कराओगे। तो 3 ए का और 6 इसका, तो चार्ज मैंने बताया एडिटिव नेचर का होता है -3 मिलीकुलाम। तो इस पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना गया -3 मिलीकुलाम। अब फिर बोल रहा है इसको आप अलग करो। तो जब आप इसको अलग करोगे स्टूडेंट्स, ए और सी को,
तो ए पे कितना आएगा भाई, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। आपको याद है ना वो जो Q1 Q2 वाला मैंने एग्जांपल लिया था, ये देखिए यहाँ, तो दोनों पे Q1 प्लस Q2 हो गया था, और फिर जब सेपरेट आउट किया था तो इक्वली डिवाइड हो गया था। तो यही वाला, इसीलिए मैंने एग्जांपल समझाया आपको ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो टोटल चार्ज -3 मिली कूलम, तो इस पे आया -3/2 मिली कूलम, और इस पे आया -3/2 मिली कूलम। फिर क्या हुआ, फिर इसने बोला कि बी और सी को टच किया गया, तो बी और सी इसको टच कराइए। तो बी पे चार्ज स्टूडेंट्स कितना है, 3 मिली कूलम, और सी पे अब चार्ज हो गया -3/2 मिली कूलम। तो ये यहाँ बताइए क्यू नेट कितना होगा, क्यू टोटल, तो 3 प्लस -3/2, तो आंसर इज +3/2 मिली कूलम। अब जब इसको आप अलग करोगे बी और सी को, तो बी पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, हाफ हो जाएगा, तो प्लस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, +3/4 मिली कूलम, +3/4 मिली कूलम। अब क्वेश्चन करते, ये तो स्टूडेंट्स था कि चार्ज का कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो यहाँ मैंने निकाल दिया। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है स्टूडेंट्स कि ए और बी को एक पास ले गए। तो आप देखो ना, ए और बी को जब पास ले जाओगे तो यहाँ पे देखिए एक है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा। तो ए पे देखिए निगेटिव है और बी पे पॉजिटिव है, अनलाइक चार्ज है, तो अनलाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन होगा। ए और बी के बीच अब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पूछ रहा है ए और सी को ले गए पास पास, तो क्या होगा। तो ए पे देखिए क्या है, -3/2 मिली कूलम। अब सी पे +3/4 आ गया है। तो जब ए और सी को पास ले जाओगे तो फिर से देखिए यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो दोनों फिर से अनलाइक चार्ज, इसका मतलब फिर से दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले वाले का भी आंसर अट्रैक्शन, दूसरे वाले का भी आंसर अट्रैक्शन। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीन को पॉज करके खुद ये चिंतन कीजिएगा, इस क्वेश्चन को खुद दिमाग लगाइएगा कि कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख लेना। यहाँ पे देखिए एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स की ये देखिए, पॉज करके स्क्रीन को पढ़िए और खुद करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे एक डायग्राम दिया हुआ है और एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इनके बीच ले गए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, और फिर बोल रहा है इसमें देखिए क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर इस रॉड को हटा लिया जाए तो क्या होगा। पहले तो पास ले गए, पास ले जाके और फिर हटाने से इस क्या होगा, ए और बी का क्या होगा, जबकि ए और बी को सेपरेट नहीं किया गया। भाई हटाया तब गया जब ए और बी को सेपरेट नहीं किया गया। दूसरे क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है, तीसरे में। तो आते हैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन पे। तो यहाँ स्टूडेंट्स पेज एक लेते हैं ब्लैंक। इन सारे क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ये आपको समझ में वीडियो आ रहे हैं कि नहीं, ये आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए पेज नहीं मिल रहा है, कॉपी पे ही कर लेते हैं। तो यहाँ मैं स्टूडेंट्स आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि दो ऐसे बॉडी हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, जिनका नाम है ए और बी, और इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड इनके पास ले गए। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों को बिना सेपरेट किए हुए इस रॉड को हटाने से ए और बी पे किस टाइप का चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब आप इस नेगेटिव चार्ज को इन दोनों के पास आप ले जाओगे, जब आप नेगेटिव चार्ज को नेगेटिवली चार्ज रॉड को इन दोनों के पास ले जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, भाई नेगेटिव है तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे छोर पे चले जाएंगे, दूसरे एंड पे चले जाएंगे। मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, सारे इलेक्ट्रॉन इस एंड पे चले गए। और कब तक जाएंगे, जब तक कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम ना हो जाए, जब तक रिपल्सन जो है वो
इन दोनों के बीच जब तक रिपल्सन होगा तब तक चले जाएंगे। तो निगेटिवली चार्ज यहाँ चले गए और यहाँ पे किस तरह के चार्ज आ गए भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गए, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गए, पॉजिटिवली चार्ज रॉड आ गए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस रॉड को इन दोनों को बिना सेपरेट किए इस रॉड को हटा लिया गया तो क्या होगा फिर से। तो स्टूडेंट्स अगर आप जानते हो कि जब आप इस रॉड को हटा लोगे तो ये जो अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज और रिपल्सन की वजह से निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, इस रॉड की वजह से जो भी फेनामेना हुआ है वो फिर से क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, पुराने सिचुएशन में चला जाएगा। तो जब आप रॉड को ऐसे हटाओगे तो फिर से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और या यूँ कह लीजिए ये सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ चले जाएंगे और फिर से ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मीन्स फिर से ए और बी पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई पहले भी जब ये रॉड नहीं आया था तो क्यू इनिशियल कितना था, जीरो, इन दोनों का जो टोटल चार्ज कितना था, जीरो, इस पे भी चार्ज जीरो और बी पे भी चार्ज जीरो, मीन्स क्यू ए जीरो और क्यू बी जीरो। और इन दोनों को बिना सेपरेट किए आपने रॉड को हटा लिया तो अभी भी ए और बी पे चार्ज कितना होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा। तो आई होप दैट ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरे पार्ट में स्टूडेंट्स बोल रहा है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो पूछ रहा है, एक बार मैं फिर से आपको पढ़वा दे रहा हूँ। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन कि वुड द इंड्यूस्ड चार्ज बी इक्वल मैग्नीट्यूड इवन इफ स्पेयर्स हैव डिफरेंट साइज। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि क्या इन दोनों रॉड पे जो चार्ज आए हुए हैं वो क्या उनका अमाउंट इक्वल है। तो आंसर एस। क्यों इक्वल अमाउंट है, क्योंकि स्टूडेंट देखिए जितने भी निगेटिव चार्ज यहाँ से गए हुए हैं उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इसका मतलब ए पे जो चार्ज आया है और बी पे जो चार्ज आया है उसका अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। भाई जब रॉड को आप पास ले आओगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के दूसरे एंड पे चले जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाएंगे तो यहाँ पे तो आ गया निगेटिव, और जितना निगेटिव आएगा उतना ही क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन दोनों पे चार्ज का अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, बट दोनों पे अपोजिट चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे निगेटिव। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये दूसरा पार्ट समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आते हैं आप क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट आप देखिएगा क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि रॉड को इन दोनों स्पेयर के पास ले आके फिर दोनों स्पेयर को सेपरेट करना है और सेपरेट करने के बाद रॉड को यहाँ से मूव कर देना है, यहाँ से रॉड को काफ़ी दूर लेके चले जाना है। तो इस स्पेयर ए और बी पे कैसा चार्ज आएगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी बना रखा है कि जब आप रॉड को इन दोनों के पास ले आओगे, हालांकि मैंने ये चीज़ बता दिया है पहले ही क्वेश्चन में कि रॉड को जब हम इस स्पेयर के पास ले आएंगे तो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट जब आप इसको इन दोनों स्पेयर को जब आप सेपरेट करोगे तो क्या होगा, सेपरेट करने से अब जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन था वो धीरे धीरे इस स्पेयर पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन था वो स्पेयर बी पे धीरे धीरे स्प्रेड करना शुरू करेगा। तो स्टूडेंट्स ये धीरे धीरे सरफेस पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज सरफेस ए पे, बट यहाँ पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके पास है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे स्टूडेंट स्पेयर बी में नेगेटिव चार्ज स्प्रेड करना शुरू करेगा, धीरे धीरे इसके सरफेस पे जाएगा, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की संख्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो स्टूडेंट ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है पास में इसके, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव के थोड़े से चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जब आप रॉड को हटाओगे तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन था इन दोनों स्पेयर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, रॉड को हटाने से क्या होगा, अब रॉड का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। जब आप रॉड को यहाँ से दूर लेके चले जाओगे तो इसका इफेक्ट इन दोनों स्पेयर से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब फिर से इंटरनल रिपल्सन के कारण जो ये इस पे चार्ज जो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट था वो पूरा इस स्पेयर पे यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सेम यही चीज़ बी में होगा। तो ऐसा करने से स्टूडेंट्स क्या हुआ, ए पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी पे नेगेटिव चार्ज आ गया।
तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये क्वेश्चन एक तरह से समझ लीजिए कि मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन है। इंडक्शन मेथड से हमने दोनों स्पेयर को चार्ज कर दिया। इसमें देखिए ना, हमने कोई इन दोनों के बीच फिजिकल मीडियम नहीं दिया और ये चार्ज हो गया। हालांकि थोड़ा सा इसमें कंडक्शन का भी पार्ट है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से टच्ड है। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं स्किप कर दिया था, अभी मुझे याद आया, चलिए मैं उसको बता ही देता हूँ यहाँ पे आपको। मैंने जो डिफरेंट मेथड बताए आपको चार्जिंग के, उनमें फ्रिक्शन था, कंडक्शन था और इंडक्शन था। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह के मटेरियल को इन तीनों मेथड से चार्ज करते हैं। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन में मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया था स्केल का। स्केल क्या है? इंसुलेटर है। मींस चार्ज का मूवमेंट इंसुलेटर में नहीं होता है, इस स्केल में चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा। तो स्टूडेंट जब मैंने इसको बालों पे रगड़ा तो इस पे चार्ज क्रिएट हो गया और जहाँ पे जिस पोर्शन पे चार्ज क्रिएट होगा चार्ज वहीं पे स्टैटिक होगा, वो मूव नहीं करेगा। यही कारण था स्टूडेंट्स कि जब मैं इस पोर्शन को, स्केल के इस पोर्शन को जब मैं पेपर के पीस के पास ले गया था तो वो पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर लिया था। तो स्टूडेंट्स अगर इस स्पून की जगह मैं इस स्केल की जगह मैं स्पून लेता तो स्पून क्या है स्टूडेंट? कंडक्टर है और कंडक्टर में चार्ज का मूवमेंट होता। सपोज ये स्पून है और स्पून को जब मैं बालों पे रगड़ता तो चार्ज उस पर भी आता, बट स्पून में चार्ज, कंडक्टर है, चार्ज का फ्लो हो सकता है, तो वो चार्ज जो है वो पूरे स्पून पे स्प्रेड होता। फिर मेरा हाथ भी क्या है? एक तरह का कंडक्टर है भाई, ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। फिर उस मेरी बॉडी में पूरा चार्ज फ्लो करते करते वो ग्राउंड होके न्यूट्रल हो जाता पूरा स्पून। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि स्पून जो है वो पेपर के पीस को अट्रैक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने स्पून पे कोई इंसुलेटर लगा दिया, तो चार्ज स्प्रेड होगा, बट जहाँ भी इंसुलेटर आया उसके बाद चार्ज का जो इंटरनल रिपल्सन है वो रुक जाएगा। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन से मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन से जनरली जो है इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेटर को चार्ज करते हैं। और यहाँ देखिए कंडक्शन और इंडक्शन मेथड में भाई हो क्या रहा है कि ये चार्ज जो है जब हम इसको टच कर रहे हैं तो ये पूरा चार्ज इस पर स्प्रेड हो रहा है, इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ऐसा तभी होगा जब मटेरियल ऐसा हो जिसके अंदर चार्ज का मूवमेंट हो सके, और वो होता है स्टूडेंट कंडक्टर में। इंडक्शन में भी यही चीज़ था। यहाँ पे देखिए सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, तो मूवमेंट नेगेटिव चार्ज का कब होगा? जब ऐसा मटेरियल होगा जिसके अंदर मूवमेंट होगा, और वो होगा कंडक्टर। और यहाँ देखिए ये ग्राउंड में भी जा रहा है, तो ऐसा तभी होगा जब कंडक्टर होगा। इट मीन्स बाई इंडक्शन या बाई कंडक्शन हमेशा हम कंडक्टिंग मटेरियल मीन्स कंडक्टर को चार्ज करेंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो भी समझ में आया होगा। बाकी आपके बुक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेज दिए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आएगा तो मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। आप कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।